जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं ना एनटीएससी का, वो ध्यान से सुन ले। बच्चे इसमें मैं एक भी टर्म ऐसा यूज नहीं करूंगी कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत आए, लेकिन मैं इतना टर्म जरूर यूज करूंगी कि तुम एनटीएससी दे सको। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उन 3 टॉपिक्स के नाम है, फर्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक का नाम है हेरिडिटी, सेकंड ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो, जब हेरिडिटी और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, बात समझने की ट्राई करना। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों में जो कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, जब हम हेरिडिटी तो समझ में आ गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ गए हैं। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब है कि पहली बार धरती के ऊपर कौन सी और लाइफ कैसे आई। उस टाइम पे भाई इतना हाई टेम्परेचर था अर्थ का, वो पढ़ेंगे हम ना, हाई टेम्परेचर अर्थ का इतना हाई टेम्परेचर था, वो सब धीरे धीरे कूल डाउन हुए थे। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल उस टाइम पे CO2 था, वाटर था, ठीक है, और ये सब बाद में मिक्सिंग होने लगी इनकी हाई टेम्परेचर पे गैसेस का, और ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। प्रोडक्ट्स बनाते बनाते इनके सबसे पहले एक सेल बन गई थी। सबसे पहले एक सेल का फॉर्मेशन है, मैं बताऊंगी आपको। एक सेल का फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज द सबसे एंशिएंट, पूरा सबसे पुराने टाइप का माना प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर लेते थे। उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। ओके, उसके बाद तो फिर लाइफ स्टार्ट होगी धीरे धीरे इवोल्यूशन। अब आर्कीबैक्टीरिया बने जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया से बैक्टीरिया बने। आर्कीबैक्टीरिया से कौन बने? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया जो थे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ करते थे, बट ये ऑक्सीजन था ही नहीं उस टाइम पे ना, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर रहे थे। तो इस जनरेशन से फिर ये बने, और बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं जाके फिर प्रोटिस्टा बना, मोनेरा किंगडम से, है ना, पढ़ा हो ना लास्ट ईयर। प्रोटिस्टा मोनेरा बने, मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा के बाद क्या बना? फंगस बना, फंगाई आए, फंगाई के बाद क्या बने? प्लांट किंगडम बना, प्लांट किंगडम से धीरे धीरे क्या बनने लगे? एनिमल्स बनने लगे, और एनिमल्स से बनते बनते हमारा भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो मतलब वो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस जनरेशन से जनरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मोनेरा से प्रोटिस्टा कैसे बना, प्रोटिस्टा से फंगस कैसे बना, प्लांट से एनिमल्स कैसे बने, हर किसी के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है। मैं बोलूं तुम्हारे यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे भी एक रिवर है, इस रिवर से इस रिवर को क्रॉस करना है, तो बीच में क्या होगा? ब्रिज होगा, मान के चलो। उस ब्रिज को क्रॉस करके तो जाओगे, यानी कि यहाँ पे भी अगर प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है तो बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है। हर ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हम डायरेक्ट जंप नहीं मारते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसी के बाद हम दूसरी कैटेगरी में हमारा क्लासिफाई में कर देते हैं। इसी तरह इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। टेक्सोनोमी पढ़ना, क्लासिफिकेशन पढ़ना, तो हमें यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे कैरेक्टर्स जा रहे हैं। और कैरेक्टर्स जाने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन, सबसे पहले धरती के ऊपर लाइफ कैसे आई, अर्थ के ऊपर एक सेल का फॉर्मेशन कैसे बना, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इवोल्यूशन में मैं आपको काफी स्टोरी सुनाऊंगी, डार्विन का स्टोरी, कि भाई उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए इन चीजों के लिए। ठीक है, तो वो सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। हेरिडिटी क्या था? देखो, जेनेटिक्स की एक ब्रांच होती है हेरिडिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, जिसमें हम कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करते हैं। हेरिडिटी जेनेटिक्स का जो टर्म था वो बैटसन ने दिया था 1905 में, बताया था आपको, बैटसन। और स्टडी ऑफ जब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स का, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जॉन मेंडल। ठीक है, इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। एक और वर्ड लिख लो, फादर ऑफ मॉडर्न, यहीं पे लिख लो, याद रहेगा आपको। देखो, जो जॉर्ज
जी जे मेंडल बोला जाता है उसको, जी जे मेंडल। उसने किसके ऊपर काम किया था? पी प्लांट के ऊपर काम किया था, और उसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इस थॉमस हंट मॉर्गन ने एनिमल्स के ऊपर काम किया था जिसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बहुत लेटेस्ट मॉडल होता है। ड्रोसोफिला पता है सबको, ग्रास ओपर जैसा। कुछ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। मेल फीमेल छोटी होती है, फीमेल का पार्ट बड़ा होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। ड्रोसोफिला एक ग्रासहोपर टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। ये ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सुटेबल होता है। जैसे कि मैंने बताया था पी प्लांट बहुत सुटेबल प्लांट है, इसी तरह से ड्रोसोफिला भी बहुत सुटेबल एनिमल है फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो इस टीएच मॉर्गन ने किस पे काम किया बच्चे? ड्रोसोफिला पे काम किया, ठीक है। तो इसको जो बोला, इसने काफी नई नई टेक्निक्स दिया था उस टाइम पे, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नया जेनेटिक्स इसने दिया था, ठीक है। लेकिन यही मेन फादर, तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछा जाए तो मॉर्गन नहीं, सॉरी, मेंडल है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पूछा जाए जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, सॉरी फादर मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। इसने वर्क किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। आज मैं आपको कल की क्लासेस में तो मैंने आपको ये सब बता दिया था कि वेरिएशन सिबलिंग्स के अंदर भी देख सकते हो, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। कभी भी वेरिएशन होता है डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अभी जैसे अर्पिता बैठी है, अनुष्का बैठी है, दोनों सेम स्पीसीज में है, लेकिन दोनों के सब चीजें डिसिमिलर है। क्यों? दैट इज वेरिएशन। अगर इनके मैं भाई बहन की भी बात करूं तो भी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ मेंडलिज्म के ऊपर। बहुत फोकस करना मेंडलिज्म, अगर आज समझ लिया ना तो आपको 2 साल तक दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेंडलिज्म में जो हमारा ये मॉर्गन का नाम आ रहा है, मेंडल जो था, मेंडल ने कुछ टर्म दिए थे, ठीक है। मैं मेंडल को समझाने की ट्राई करूंगी, समझने की ट्राई करना, फिर आपको इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो मैं सबसे पहले बता रही हूं, जैसे कि ये एक सेल है, बेसिक क्लियर कर रही हूँ, दैट इज ए सेल, और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यू नो दैट क्रोमेटिन्स पड़े रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर क्या होता है? विच इज नोन एज क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं हम उनको? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये जो मैंने बनाई, इनको क्या बोलते हैं? इसको और इसको, इन दोनों को बोलते हैं हम, एक ही क्रोमोसोम के अंदर है ना ये दोनों जुड़ी हुई है बीच में से। एक को हम बोलते हैं क्रोमेटिड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड, ओके, क्रोमैटिड। लेकिन ये दोनों एक के साथ जुड़ी हुई हैं आपस में, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोल देंगे हम इनको? अगर मैं ऐसे वाला डायग्राम बनाऊं, तो क्या मैं इसको और इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हो? नहीं, दे आर डिफरेंट। ये अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग तरह के ज्वाइन हुए हुए, तो हम इनको बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक्स इन पे यहाँ पे है, तो प्लीज इनको समझने की ट्राई कर लेना, ठीक है। मैंने बोला ये और ये दोनों तो सेपरेट है, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। मैंने बोला कहां पे? देखो डीएनए के इसके अंदर आ जाओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, एक सिंगल, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम हैं, इन क्रोमोसोम के अंदर, यहाँ पे अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
हमारे जो डीएनए वो ऐसा होता है, लीनियर डीएनए बोलते हैं, वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया था। डीएनए के अंदर ये यहाँ पे ऐसे हमारी जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन। जब एक बंदे के क्रोमोसोम्स, मैं बोलती हूं इनहेरिटेंस होता है, करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब करेक्टर्स जा रहे हैं, वो करेक्टर्स क्या होते हैं? दैट इज द जीन। जीन्स पास आउट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, सिर्फ जीन्स जा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे में जाएंगे, दैट इज जीन। जीन कहां है? जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे स्पीसीज क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज, किंगडम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, ऐसे हम करते थे ना, जीनस एंड स्पीसीज। तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। इसी तरह से जो भी हम मैं ये बात करूं, जैसे कि ये एक मदर है, दिस इज ए मदर, ओके, ये एक मदर है और इस मदर के कुछ करेक्टर इसके छोटे बच्चे में जा रहे हैं, तो इसके तुम क्या बोलोगे? क्या जा रहा है? करेक्टर जा रहे हैं, जीन्स जा रहे हैं। जीन्स कहाँ है? डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ है? क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको हम कलर से स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली देख सकते हैं। जीन इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इसका अपना इनहेरिटेंस। इट इज द बेसिक यूनिट, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है बेटा, जो कि एक कैरेक्टर्स को पास आउट करने में हेल्प करता है। तो अब मैं बात करूंगी तुम्हें जो भी चीज सिखाने की, जीन्स के ऊपर मैं बात करूंगी, तो जीन समझ में आ गया। जीन कहाँ है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। और जीन्स के अंदर होते क्या है? जीन के अंदर सिंपल सी बेस पेयर्स नहीं समझ पाएंगे, तुम सिर्फ जीन्स याद रखो, ठीक है। अभी देखो मैं जीन्स के ऊपर बात करूंगी, इनको लिखते हुए चलना। जीन क्या बताया मैंने? राइट डाउन। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन सबसे पहले बार टर्म किसने दिया था? जॉनसन। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं ना एनटीएससी का, तो ध्यान से सुन ले इन चीजों को, ठीक है, और बाकी भी ध्यान से सुन ले। जीन टर्म किसने दिया गया था? जोहानसन ने दिया था। मैंने बोला जेनेटिक्स किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। याद रखना है उन टर्म को। जीन किसने दिया? जोहानसन ने दिया। सबसे पहले कौन सा आया था? मेंडल आया था ना, यू नो दैट मेंडल। मेंडल को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो भी। मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने ये बोला कि भाई उस टाइम पे उसको जीन के बारे में पता नहीं था, जोहानसन ने तो जीन के बारे में नाम बाद में दिया था, उसके टाइम पे ये टर्म नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन मेंडल ने ये बोला था, अपनी बुक के अंदर लिखा था ना पेपर पे, तो उसने ये लिखा था कि ऐसा कोई फैक्ट, ऐसा तो कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, बट उसने उसका नाम नहीं दिया था। उसने बोला कि कुछ ऐसा होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में जो पास हो जाता है और उसी की वजह से उसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं। क्लियर? तो जो चीज वो बोलना चाह रहा था, वो जीन उसके पास टर्म नहीं था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसने इस जीन का क्या नाम दे दिया? दैट इज नोन एज फैक्टर। फैक्टर का मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जो रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स के लिए, तो ही सेड, जीन को उसने क्या नाम दिया? फैक्टर्स। कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो जाते हैं। क्लियर समझे ये मेरी बात? सबको क्लियर हो गई? बात एक ही है, फैक्टर्स और जीन आर सिमिलर। लेकिन जैसे कि आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, लेकिन मेरे पास आज उसका नाम नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि फलान फलान कोई चीज है जिसकी वजह से ये इसका एक्सपेरिमेंट मेरा हो रहा है। लेकिन बाद में मेरे मरने के बाद कोई साइंटिस्ट पैदा हुए, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? जीन। क्लियर है ये बात? तो जीन और फैक्टर में कभी भी वो मत होना, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया था कि जोहानसन ने बताया कि भाई ये जो मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया है, ये फैक्टर नहीं, ये जीन्स हैं, और ये जीन्स जो है ये डीएनए में है, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर है, ठीक है। अब देखो उसने जीन्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं आपको, 2-4 पॉइंट्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन इज द, लिख ही लिया होगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो जीन्स जो होते हैं ना, मैं आपको यहाँ ये लिखो, वन इज द कैरेक्टर,
एंड वन इज द ट्रेट्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि करेक्टर क्या होता है एंड ट्रेट्स क्या होती हैं। करेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं। अभी मैंने बोला आर्यन कि भाई आर्यन की हाइट ज्यादा है, लंबा है। ओके, मैंने बोला आर्यन की हाइट कैसा है, तो व्हाट इज दिस, मैंने क्या बोला, मैंने ट्रेट बोला या मैंने कैरेक्टर बोला? कैरेक्टर बोला मैंने। हाइट, मैंने ये नहीं बोला ना शॉर्ट है या टॉल है। तो हाइट इज द करेक्टर, हाइट इज द करेक्टर। ट्रेट्स उसकी दो हो सकती हैं, एक तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, छोटा। दो तरह की कंडीशंस हैं। तो ये चीज क्या है, ये बोलते हैं, इनको नाम दिया गया था ट्रेट्स। ठीक है, ये मेंडल ने बताई थी। अभी मैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। हाँ, वही मैंने बोला कि कैरेक्टर क्या है तुम्हारा। मैंने बोला हाइट, तुम्हारी हाइट क्या है। अब तुम मुझे छोटी बताओगी या बड़ी बताओगी, वो तुम पे डिपेंड है। मैंने बोला ये दो प्लांट्स हैं, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है ना। मैंने अब मैं इन दोनों में से क्या निकालू, दो ट्रेट्स होगी इसकी, एक टॉल है एक शॉर्ट है, एक टॉल है एक शॉर्ट है, बोल सकते हैं ना। दीज आर द ट्रेट्स। दो टाइप के हैं। अभी मैंने बोला पी प्लांट का कलर क्या है, फ्लावर का, एक येलो है एक ग्रीन है। फ्लावर का कलर दो टाइप का है, येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। पोड का शेप कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग पोड शेप, दैट इज करेक्टर, बट ट्रेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जब ये टेस्ट करने शुरू किए थे ना, मेंडल ने जब किस पे प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था। तो पी प्लांट को जब लिया, तो पी प्लांट मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, उसने कुछ कैरेक्टर्स को चूज किया था। क्यों चूज किया था उसने पी प्लांट को? क्योंकि पी प्लांट तो एक तो बाइसेक्सुअल था और इजीली मिल रहा था। सेकंड थिंग ये भी थी उसके लिए इंपॉर्टेंट कि जो पी प्लांट था उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल रहे थे। मतलब लीफ का कलर, शेप, हाइट, कैरेक्टर्स बहुत सारे मिल रहे थे। अब मैं बोलूं कोई ऐसा प्लांट है जिसको देख के तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, तुम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करोगे? भाई ऐसी चीज देखोगे ना जिसके अंदर तुम्हारे पास अलग अलग वेरिएशन मिले, तुम उसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सको। तो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे। ओके, मेक ए टेबल। उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। किसने? मेंडल ने। तो एक साइड लिख लो कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। यहां पे मैं सीरियल नंबर 1 2 7 लिए थे, ठीक है। अभी ये बात भी सुन ला, जो ट्रेट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। मैंने बताया जैसे टॉल है या ड्वार्फ है। अगर मैं बोलूं मेरा हाइट टॉल है, फॉर एग्जाम्पल, है नहीं, मान लो मेरा हाइट टॉल है और मेरा बच्चा भी टॉल में आ रहा है, मेरा बच्चा भी टॉल है, लंबा है। ओके, और दूसरा एक करेक्टर होता है जिसमें नहीं आ रहा है, तो जो मेरे बच्चा शो कर रहा है और दूसरे बच्चे में शो ही नहीं हो रहा है, मान के चलो, तो जो बच्चा शो कर रहा है दैट इज नोन एज डोमिनेंट। आपको डोमिनेंट का मीनिंग पता है? हम बोलते हैं ना भाई मम्मी पापा घर में 2 लोग हैं, डोमिनेंट कौन है घर पे? घर पे किसकी ज्यादा चलती है? जब तुम गेम्स खेलते हो तो तुम फाइट करने लग जाते हो, जो डोमिनेंट होता है वही जीतता है, होता है ना। डोमिनेंट का मतलब है जो एक्सप्रेस कर सके। डोमिनेंट का मतलब, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी अभी इनकी, ठीक है। डोमिनेंट की डेफिनेशन आती है। डोमिनेंट का मतलब वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेसिव होता है। रेसेसिव एक और उसका ऑल्टरनेट फॉर्म होता है, जो नहीं अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। तुम यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हो, इनमें से तुम्हारे में से सिर्फ 2 बच्चे अपने बच्चे बस बोले जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन बताऊं, मैं क्वेश्चन बताऊं, तो मेरा भी ध्यान उन पे जाएगा कि भाई हाँ ये डोमिनेंट बच्चे यही बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बता नहीं रहे, इसका मतलब दे आर रेसेसिव। तुम्हें नहीं आ रहा है। जो अपने आप को दिखा पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दैट इज नोन एज डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको बोलते हैं रेसेसिव। ठीक है, तो उसने भी कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स बताऊंगी अभी, और उसमें से 2 तरह की ट्रेट्स थी। एक तो था डोमिनेंट ट्रेट जो कि एक्सप्रेस करता है, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी, ठीक है। और एक होते हैं रेसेसिव टाइप के ट्रेट, जैसे कि फर्स्ट मान लो पी प्लांट का उसने एक कैरेक्टर लिया, दैट इज नोन एज हाइट। क्या कैरेक्टर लिया? हाइट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव किए, तो उसने अपने हिसाब से डोमिनेंट नहीं बताया था,
उसने करेक्टर वाले लिए, एक लंबा प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट लिया, हाइट मैंने करेक्टर लिया। उसने क्या किया मेंडल ने, उसने 4 एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। उसने क्या किया, कुछ प्लांट तो लंबे ले लिए और कुछ प्लांट उसने छोटे ले लिए। जब भी वो उन दोनों की क्रॉसिंग करा रहा था ना फर्टिलाइजेशन के लिए, जब भी उन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस कराता था, क्रॉस करना मैंने सिखाया था इमैस्कुलेशन से कर सकते हैं, तो जब भी वो उन 2 प्लांट्स को क्रॉस कराता तो उसको एवरी टाइम एक टॉल प्लांट ही मिल रहा था। एवरी टाइम उसको कौन से प्लांट मिल रहे थे, टॉल प्लांट ही मिल रहे थे। जब वो ऐसे 4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखता था, 4 बार एक्सपेरिमेंट करता तो उसको 3 बार तो टॉल मिलता और 1 बार उसको रेसेसिव मिलता। रेसेसिव मतलब जो सबसे छोटा था, मतलब ये नहीं होता है बार बार हम 4 में से 3 बार तो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं और 1 बार वो गलती से ड्वार्फ भी आ गया। तो मैक्सिमम टाइम पे जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता था तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आ रहे थे, ठीक है, छोटे वाला कैरेक्टर नहीं आ रहा था। तो उसके अंदर उसने दिया कि डोमिनेंट का मतलब जो टोल आ रहा है, तो उसने उसने लिख दिया कि टोल इसका मतलब डोमिनेंट है। भाई हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लंबे प्लांट्स मिल रहे हैं मुझे एक्सपेरिमेंट से, तो इसका मतलब हाइट में टॉल क्या है, इट इज ए डोमिनेंट। और बहुत कम मेरे को छोटा प्लांट मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज टॉल का स्मॉल हो जाएगा, ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से उसने दूसरा कैरेक्टर लिया, फ्लावर का कलर। कौन सा कैरेक्टर लिया, फ्लावर का कलर। जो पी प्लांट होते हैं ना, पी प्लांट में कलर्स भी होते हैं, ठीक है। 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक पर्पल कलर का होता है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर होते हैं। 2 कलर के फ्लावर्स आते हैं पी प्लांट में, देख लेना। एक आता है पर्पल कलर का, एक आता है व्हाइट कलर का। तब उसने एक फिर से एक कैरेक्टर ले लिया। कौन सा कैरेक्टर लिया, फ्लावर का कलर लिया। और फ्लावर के कलर लेके एक बार उसने क्रॉसिंग कराया, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉसिंग कराया, पर्पल और व्हाइट को क्रॉसिंग कराया। जब भी वो पर्पल और व्हाइट को क्रॉस कराता था तो 4 प्लांट में से 3 हमेशा पर्पल मिल रहे थे और एक बार उसको क्या मिल रहा था, व्हाइट मिल रहा था। तो उसने क्या बोला, पर्पल क्या है, डोमिनेंट है, वो अपने आप को ज्यादा शो कर रहा है। क्लियर। सो यहाँ पे पर्पल, और जो नहीं कर रहा वो एक बार आ रहा है, दैट इज व्हाइट। मैं एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार मैं कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ करके दिखाऊंगी, फिर आप खुद से करके देखना। कैरेक्टर्स दूंगी मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी, आपको अभी समझ में आ जाएगा ये सारी चीज क्या मैं बताना चाह रही हूँ। तीसरा, थर्ड कैरेक्टर लिखो, दैट इज फ्लावर पोजिशन। दैट इज फ्लावर पोजिशन। अब देखो फ्लावर पोजिशन क्या होता है। देखो ये एक पी प्लांट है, ठीक है। तो एक तो ये वाला फ्लावर हो सकता है ऊपर, सबसे ऊपर आए, मे भी आ सकता है ना, सबसे ऊपर फ्लावर आ रहा है। और एक बार फ्लावर मैं बोलूं यहाँ पे यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गए। तो फ्लावर की भी 2 तरह से पोजीशन थी। उसने देखा कि पी प्लांट में 2 तरह की फ्लावर की पोजीशंस आती हैं। एक फ्लावर की पोजीशन आती है एक्सिस के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। और एक आता है टर्मिनल, एंडिंग में, नीचे की साइड में। तो उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा करेक्टर लिया, फ्लावर की पोजीशन का करेक्टर लिया। फिर से उसने 2 तरह के प्लांट ले लिए। एक प्लांट तो लिया उसमें जिसमें कि एक्सिस वाले फ्लावर आ रहे थे, और एक फ्लावर प्लांट ऐसा लिया जिसके अंदर टर्मिनल टाइप के फ्लावर थे, और उन दोनों को उसने क्रॉस कराया। जब भी वो क्रॉस कराता था तो 4 प्लांट में से 3 प्लांट के अंदर एक्सिस वाले मिल रहे थे और टर्मिनल फ्लावर में कम आ रहे थे। तो डोमिनेंट कौन हुआ, एक्सिस वाला। तो इसमें लिखेंगे एक्सियल, एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस के ऊपर। और सो जो रेसेसिव आ रहा था वो कौन है, टर्मिनल। जिसको नहीं समझ में आए पूछ लेना, डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी। फोर्थ कैरेक्टर, उसने फिर से एक और कैरेक्टर लिया, दैट इज नोन एज पोड शेप, ठीक है। तुम्हें पता है मटर के, आपने पोड देखे होंगे, आपकी मम्मी घर पे मटर छीलती है ना, मटर छीलती है तो वो जो शेप होती है वो पोड शेप बोला जाता है। तो किसी किसी की प्लांट में पोड शेप ऐसे होते हैं, ठीक है, और किसी का ऐसे भी हो सकता है। पोड शेप भी 2 टाइप की हो सकती है ना, जिसके अंदर मटर होते हैं, भाई जिसके अंदर मटर होते हैं वो 2 शेप में हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेटेड, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड। तो उसने फिर से देखा कि यार इसके अंदर तो 2 टाइप की शेप वाले पोड आती हैं, एक का शेप आता है इनफ्लेटेड, एक का शेप होता है कंस्ट्रिक्टेड। फिर से उसने 2 प्लांट ले लिए,
जिसकी एक की पोड शेप तो आ रही थी इन्फ्लेटेड, दूसरे की आ रही थी कंस्ट्रिक्टेड, उन दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद फिर से देखा उसने कि 4 प्लांट में से 3 प्लांट की कैसी आ रही है, इन्फ्लेटेड आ रही थी। तो इन्फ्लेटेड उसने क्या बोल दिया, डोमिनेंट। इन्फ्लेटेड इज द डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड इज द, हाँ, पोड शेप। मटर देखा है ना, पी प्लांट, मटर तेरी मम्मी छिलती होंगी ना, जो जिसमें से छिलती है वो पोड होती है। पोड समझ गए, पोड समझ गए। घर में बाहर मार्केट से जो मटर, अरे इनके ऊपर देखो ये है, तो इसके ऊपर ये मटर लगा हुआ है और इसके अंदर ये ऐसे दाने होते हैं, दैट इज पोड। ओके, दैट इज पोड। ओके, टिका बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? अभी मैं डोमिनेंसी और इनकी डेफिनेशन एग्जाम में आएंगी, कैसे पता लगते हैं वो भी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट करेक्टर लिया उसने, पोड का कलर। पोड की शेप तो देख लिया हमने, पोड का कलर भी लिया उसने। ठीक है, जैसे कि ये जो पोड आ रहे थे, कुछ पोड ग्रीन कलर के आ रहे थे, कुछ पोड येलो कलर में आ रहे थे। और तुम मुझे बताओ मार्केट में कौन से कलर के पोड आते हैं? ग्रीन ही देखे हैं, येलो देखे किसी ने? बहुत ही कम, रेयर चांसेस में देखोगे एक आधा, है ना। तो उसने भी यही देखा कि भाई ग्रीन मैक्सिमम आ रहे थे, उसने फिर से ग्रीन और येलो भी देखा था उसने। ठीक है, तो ग्रीन और येलो को उसने क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया। और ग्रीन येलो को जब 4 में से देखा गया तो 3 तो आ रहे थे ग्रीन और 1 आ गया येलो। तो डोमिनेंट कौन हुआ? ग्रीन। और रेसेसिव कौन हुआ? येलो, जो कि बहुत कम आता है। यस, रेसेसिव पार्ट बहुत कम देखा जाता है, हमेशा याद रखना। 6, ये अपने कैरेक्टर शो नहीं करता है। 6, और कौन से कैरेक्टर लिए? लास्ट नेक्स्ट कैरेक्टर लिया सीड का शेप। ठीक है, ये जो अंदर है, ये अभी तुम्हें पता है इसके अंदर सीड होंगे, पोड के अंदर यहाँ पे सीड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, मटर के दाने। तो उसने देखा कि ये जो सीड शेप है ये भी अलग अलग टाइप के आते हैं। भाई उसने प्लांट, पी प्लांट को पूरा ऊपर से नीचे तक उधेड़ दिया था। ठीक है, तो उसने देखा कि ये जो पोड आ रही है, इस पोड के अंदर कुछ सीड तो ऐसे होते हैं राउंड राउंड, ठीक है, लेकिन किसी किसी पोड के अंदर उसको सीड है ना ऐसे भी दिखाई दे। कुछ मटर के दाने मर नहीं जाते, रिंकल आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ जो सीड्स थे वो राउंड थे और कुछ सीड्स कैसे आ रहे थे, रिंकल्स आ रहे थे। देखो उसने, देखो सीड के शेप लिया, एक सीड का शेप राउंड भी हो सकता था, सीड का शेप रिंकल भी आ सकती थी। तो ये दोनों टाइप की शेप उसने देखी थी सीड्स के अंदर। तो उसने क्या बोला, जब इन दोनों को इसने क्रॉस कराया, इन दो टाइप के प्लांट्स को जब क्रॉसिंग कराया तो 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स उसको राउंड सीड वाले मिले। हमारे मटर के दाने जो हम घर में यूज करते हैं वो मटर के दाने राउंड ही होते हैं ना, तो मैक्सिमम तो राउंड ही आते हैं, गलती से रिंकल्ड भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो मैक्सिमम जो शो कर रहे थे वो क्या थे, डोमिनेंट, दैट इज राउंड। और रिंकल्ड क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम, रिंकल्ड बहुत कम। क्लियर, बना नहीं रहा तू टेबल? हाँ, नेक्स्ट लास्ट कलर था सीड का कलर। मैंने पहले बोला था पोड का कलर, अब ये बोल रही हूँ सीड का कलर। लास्ट 7 कैरेक्टर्स लिए थे उसने, ठीक है, लास्ट है सीड का कलर। ध्यान से सुन लेना बच्चे, ये पूछे जाते हैं कि उसने 7 कैरेक्टर्स कौन से लिए थे। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव आपको इनका पता होना चाहिए, 7 कैरेक्टर्स लर्न होने चाहिए कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट में, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। क्लियर? तो सीड का कलर कैसा हो सकता है, सीड के कलर बताओ। मोस्टली नहीं, उसका सीड का कलर ब्राउन, येलोइश कलर का था। तो उसने जो टेस्ट करके देखे, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो येलो सीड्स आए थे वो डोमिनेंट शो किया था और उसका ग्रीन कलर था वो रेसेसिव आया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को, येलो क्या है डोमिनेंट और ग्रीन क्या है रेसेसिव। ये मैंने नहीं बनाई है टेबल, ये मेंडल ने बनाई थी। सोचो अभी मेंडल ने एक एक एक्सपेरिमेंट पे कम से कम हजारों, 100 200 मान के चलो, 100 मान लो, 100 टाइम उसने हाइट को लेके एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाके उसने ये प्रूफ दिया था। तो ये डेटा एनालिसिस किया ना उसने तब। हाँ, मैक्सिमम वी गेन ग्रीन सीड्स, बट ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये किसका एक्सपेरिमेंट है, मेंडल ने किया था, मेंडल को मिले थे ये चीजें।
but if the pot color dominant is green, then what is green color? मे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उसके अंदर पिगमेंट कौन सा है. इट डिपेंड्स ऑन येलो कलर का पिगमेंट कौन सा होता है, यू नो दैट, जेंथोफिल. टेस्ट करेंगे अभी हम, टेस्ट करेंगे. इसके जो 3 साइंटिस्ट बताए थे ना, ह्यूगो डे वेरिस, स्मार्क, और उन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे. इन तीनों ने, उन्होंने इसकी वीकनेस भी बताई कि गलतियां कहाँ कर दिया था इसने. ऐसा नहीं ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसकी ड्रॉबैक समथिंग होती है. एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बट उसके जो गार्डन में जो प्लांट थे उसमें अंदर यही आ रहा था. इसकी भी गलती नहीं थी, इसमें तो सबसे पहले टाइम एक्सपेरिमेंट किया, इसके गार्डन में जो प्लांट थे उनके अंदर यही चीजें थी, इसलिए उसने ऐसा करके बताया था. तो इसके अंदर से 99% इसकी बातें सही थी, ओनली 1% 2% इसकी बातें गलत थी. डोमिनेंट वेरिएशंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन. अभी समझाऊंगी वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है. अभी मैं डेफिनेशन कराऊंगी, अभी समझाऊंगी वेरिएशंस के बारे में. पहले देखो टेबल समझ में आई सभी बच्चों को ये कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए, ये 7 कैरेक्टर्स लिए, कैरेक्टर्स इनको बोलते हैं. और ये हैं ट्रेट्स, 2 तरह की ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट. डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. अगर ये बच्चे टेबल कंप्लीट समझ में आ गई है तो मैं आपको अब बताऊंगी कि डोमिनेंट क्या होता है. राइट डाउन डोमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट डाउन डोमिनेंट. कुछ टर्मिनोलॉजी है, लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टर्म्स. ओके, टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स के अंदर जो हम बहुत बार ये वर्ड्स रिपीट करूंगी, क्योंकि मैं जब भी बोलूंगी ये डोमिनेंट आ रहा है, ये रेसेसिव आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए. व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रेसेसिव. जब उसको क्रॉस करना तो मैम उसके पहले जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें से वो पॉट शेप के लिए कौन सा ले रहा था, डोमिनेंट पुराने वाले कैरेक्टर्स के डोमिनेंट ले रहा था या फिर रेसेसिव ले रहा था. वो 4 ले रहा था, ठीक है. जैसे कि उसने कुछ प्लांट चूज किए डोमिनेंट और कुछ प्लांट के रेसेसिव, इक्वल प्लांट्स चूज करता था, फिर उन दोनों की एक्सपेरिमेंट करता था. जब भी वो क्रॉस करके जो रिजल्ट आते थे उसके पास 4 तरह के प्लांट मिल रहे थे. अगर वो एक ही कैरेक्टर्स लेके चलता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि वो सिर्फ फ्लावर की पोजीशन का कलर देखना चाहता है, फ्लावर की पोजीशन क्या आती है. अगर एक ही कैरेक्टर को लेके वो टेस्ट कर रहा था, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड. तो उसको एक बार में 4 प्लांट मिलते थे, 4 में से 3 ऐसे वाले मिलते थे और एक वैसा मिलता था. कई बार उसने डाई हाइब्रिड भी ट्राई किया था. डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक ही साथ में 2 कैरेक्टर्स लेके चलना. मतलब कि मैं बोल रही हूँ हाइट भी ले लेते हैं, फ्लावर का कलर भी ले लेते हैं, और फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हाइट का कलर, हाइट और फ्लावर का कलर क्या ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे. मे भी अफेक्ट कर सकते हैं ना भाई, हम 2 कैरेक्टर से एक साथ लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं. बट उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया था, चाहे आप एक कैरेक्टर लो, चाहे आप 4 कैरेक्टर लो, चाहे 2 कैरेक्टर लो, कभी भी दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते. इंडिपेंडेंट, उसने कुछ लॉज दिए थे, उसी ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था कि हम जब भी 2 चीजें ऐसे लेके चलेंगे हमेशा डोमिनेंस अपने आप को प्रूफ कर. मैं लिखवाऊंगी ये सारी चीजें. लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, उसने बहुत सारे लॉ दिए. सबसे पहले हम एक जनरल टर्म पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज, फर्स्ट लिखो डोमिनेंट क्या होता है. मैं इधर का रब कर रही हूं, राइट डाउन अबाउट. ओके देखो, लिखो डोमिनेंट डेफिनेशन लिख लो. The trait which appears in F1 generation. अभी बताऊंगी F1 क्या होता है, ठीक है. The trait which appear in F1 generation is called as dominant trait. Is called as dominant trait. For example, tall. ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, डोमिनेंट वाले इसी के अंदर लिखना है आपको. मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि टोल. मैंने क्या बताया था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या पास होते हैं, जीन्स. जीन्स के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन.
क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, क्या बोलेंगे? नाम सुना है? एलील। लिखो, ये भी डेफिनेशन पूछी जाएगी। व्हाट इज एलील? व्हाट इज एलील? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन is known as allele, alternative forms of a gene। अभी देखो, मैंने ये बोला टोल, ठीक है, मैंने ये इसका जीन्स बना दिए, यहाँ पे इनके जीन्स होंगे, मान के चलो क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर इसके जीन्स होंगे। ये जो जीन्स हैं, अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं मैं बनाने के लिए, ठीक है। ये मैंने टोल कैरेक्टर्स के, टोल जीन है, उसके लिए मैं एलील बना रही हूँ। हमारे अंदर भी हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हर जीन के दोनों तरह के। अभी हमारे पे डिपेंड है वो एक्सप्रेस कौन सा करता है। तुम्हारे अंदर हाइट का लेंथ वाला भी रहेगा, टोल वाला भी रहता है, शॉर्ट वाला भी रहता है। अब उन दोनों में से अपने आप को एक्सप्रेस किसने किया वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीन एलील के अंदर मैंने बताया, टोल को मैं लिख रही हूं कैपिटल टी, टोल को लिखा जाता है कैपिटल टी। टी, कैपिटल टी जहां यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज डोमिनेंट, ठीक है, ये याद रख लेना। टी हमेशा जहां, मतलब जहां पे भी मैं कैपिटल लेटर लिखूंगी इसका मतलब डोमिनेंट, जहां पे भी मैं स्मॉल लेटर यूज करूं दैट इज नोन एज रिसेसिव, ठीक है। यानी कि इसी तरह से मैं फ्लावर कलर का भी ले सकती हूँ, जैसे कि कैपिटल पी कर दिया मैंने पर्पल कलर के लिए, और इसका व्हाइट है तो मैं स्मॉल पी कर देती हूँ, व्हाइट के लिए स्मॉल पी, कैपिटल टी, ये मैंने हाइट कैरेक्टर के लिए ले लिए थे स्मॉल टी, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर को लिख लो, डोमिनेंट, उस डोमिनेंस की डेफिनेशन के साथ लिख लो, डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में ही उसको लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। अभी देखो, यानी मैंने बोला कि ये एक राम है, एक लड़का है जिसका नाम है राम, और ये बहुत ही लंबा है, तो इसके अंदर यानी कि कौन से कैरेक्टर्स हैं? टॉलनेस का कैरेक्टर है, और वो लंबा दिखाई दे रहा है, तो तुम उसको देख के क्या बोलोगे? उसमें ये चीज है। और तुम्हें पता है हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, तो यानी कि टी और टी, यानी कि देखो टोल मैंने बोला, एलील क्या होती है? दो, एक जीन की दो, एक साइड टी दूसरी साइड भी टी है। अगर मैं यहां पे ये टी लगा दूं तो तुम बताओ ये बंदा कैसा होगा? क्यों? अभी बताए ना, डोमिनेंट अपने आप को शो करता है, ये बेचारा शो ही नहीं कर पाया, इसीलिए याद रखना है डोमिनेंसी में मतलब हमेशा कैपिटल टी। अगर मैंने कहीं पे लिखा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी तो आप क्या बोलोगे? इट इज टोल। लेकिन मैंने अगर राम के अंदर ये भी तो ऑप्शन हो सकता है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो भी वो टोल ही होगा, क्योंकि स्मॉल टी तो रिसेसिव है, स्मॉल टी रिसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करता। स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक ही कंडीशन में शो करती है, अगर दोनों एलील्स के ऊपर स्मॉल टी हो। अब तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है टोलनेस का, तो ये कैसे होंगे? बताती हूँ, हाँ। स्मॉल टी और बिग हैज टू बी चांस नहीं कि वो स्मॉल, वही तो, मैंने यही तो बताया बेटा, ध्यान से सुनो। उसने 4 एक्सपेरिमेंट किए टोल को लेके, टोल प्लांट लिया, स्मॉल प्लांट लिया। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, क्या पता आपको फ्यूचर वाली चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ आपको उसने कैसे किया था। उसने ना, एक बार ध्यान रखना, मैं टर्म्स लिखवाऊंगी यहीं पे, है ना, टर्मिनोलॉजी करना हमें पहले। उसने 2 पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स उनको बोला जाता है जो हमने कैरेक्टर्स चूज किए हैं। कौन कौन से? मैंने बोला हाइट कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, तो पेरेंट्स 2 तरीके के पेरेंट्स हो गए। एक पेरेंट तो हो गया टोल, एक पेरेंट हो गया ड्वार्फ। उसने 2 पेरेंट्स ले लिए, तो टोल जो होगा उसके 2 एलील तुम्हें पता यही होंगे। उसने प्योर टोल लिया था, मैंने बोला हाइब्रिड टोल नहीं, प्योर टोल लिया। प्योर टोल के अंदर कौन से दोनों जीन्स एलील होंगे? कैपिटल टी। एक जीन के, ये एक जीन था, उसके 2 एलील्स हैं, और इसमें ड्वार्फ में स्मॉल टी होगा कि नहीं? फिर इन दोनों को उसने पहले इसने इनके गैमेट्स बनाए, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं ना, स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, तो इनके अंदर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इनके गैमेट्स, इनको ऐसे लिखते हैं, गैमेट्स बना देते हैं अलग अलग। तो टी का गैमेट एक
अलग अलग हो गए, इनके मैंने गैमेट्स बना दिए, और गैमेट्स बनाने के बाद मैं इनका फर्टिलाइजेशन करा दूं। अब मैं इसको इसको फर्टिलाइजेशन करा देती हूँ, इनको इनको भी कराओगे तो भी सेम ही रिजल्ट आना है, ठीक है। मैंने इन दोनों को फर्टिलाइज करा दिया। जब मैंने इन दोनों को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आती है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन कैसी आई। तो इनके पास कैसी जनरेशन आएगी आप बताओ? कैपिटल टी आएगा, और कौन सा टी आएगा? स्मॉल टी। ये मिला। अब बताओ ये स्मॉल स्मॉल ड्वार्फ आएगा, ये हाइट वाला आएगा, टॉलनेस वाला आएगा। क्यों आएगा? Because T is dominant, capital T is dominant, small t is recessive character, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोल। लेकिन आप इसको बाहर से देख के बता रहे हो, अभी ये तो इसकी जीन्स है ना। अगर बाहर से मैं बोलूं सूर्यांशु बहुत लंबा है, मुझे देख के पता लग रहा है ना, देखने से पता लग रहा है सूर्यांशु लंबा है, तो मैं क्या बोलूंगी? इसकी हाइट अच्छी है। लेकिन मुझे इसकी जीन्स का थोड़ी ना पता है कि इसमें रेसेसिव कैरेक्टर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं। अगर हम स्टडी ऑफ इंटरनल जीन्स के बारे में बात करूं, मैं अगर बोलूं कि मुझे सूर्यांशु की जीन्स बताओ कि उसमें कौन कौन सी जीन्स हैं, जीन्स की स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप, जो कि मैं देख नहीं सकती। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस देख के बता रही हूँ, फिजिकल अपीयरेंस देख के बता रही हूँ, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। अभी लिखवाती हूँ, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से देख के बताना। जीनोटाइप का हम अंदर जाके नहीं देख सकते, वो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा जीन्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से टाइप के जीन्स हैं, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। तो ये जो उसने देखा, उसने मेंडल ने इसको जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाहर तो पहले तो प्लांट ही ग्रो करेगा ना, तो उसका जो प्लांट लंबा होता चला गया, तो देखा उसने ये तो काफी लंबा चला गया, यानी कि उसके अंदर टॉलनेस आ रहा है। तो उसने देखा यार ये क्यों नहीं आया, मैंने तो ये भी प्लांट क्रॉस कराए थे। फिर उसने स्टडी ऑफ जीन्स भी किया, फैक्टर्स देखे, तो उसने देखा कि मेरा जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उसके अंदर टी कैपिटल था और स्मॉल टी रेसेसिव कैरेक्टर आए, इसलिए वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि रेसेसिव है। फिर उसने क्या किया, उसने और दिमाग लगाया, उसने एक F2 जनरेशन निकालने की सोची, दूसरे बार क्रॉस करने का सोचा। तो उस क्रॉसिंग के अंदर उसने ये वाले टोल ले लिए जो अब आ गए थे ना, उसके पास ग्रो कर रहे थे, उसने वो वाले क्रॉस लिया और उसने इस वाले को सेम प्लांट के जैसे ही क्रॉस कर दिया। उसने इन दोनों को इन दोनों के साथ ही क्रॉस कर लिया। समझिए ये बात, मेरी बात। उसने जो ग्रो किए थे उसमें जैसे एक तो ऐसे नहीं है कि एक ही प्लांट ग्रो करेगा, एक साथ 4-5 प्लांट ग्रोथ करते हैं ना, तो उन्हीं में से उसने 2 प्लांट्स ग्रो करवा लिए। तो उन दोनों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब खुद से फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तब उसने यहाँ पे, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, इनके पहले तो गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ ऐसे टाइप के गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद इन दोनों ने उसने क्रॉस कराया, उस क्रॉस को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। उसने एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पुनिट, उसने बताया था कि भाई क्योंकि इतनी बार ऐसे ऐसे कितनी बार क्रॉस कराएंगे ना, एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर में इजी हो जाएगा। कैसे? देखो, उसने एक साइड मेल फीमेल प्लांट ले लिया, ऐसे उसके पास कितने थे गैमेट्स? 2 ही थे। तो उसने एक साइड तो लिख दिया कैपिटल टी, ये वाला, एक साइड लिख दिया स्मॉल टी, इधर एक साइड लिख दिया मैंने, ऊपर की साइड है मेल प्लांट, नीचे की साइड लिख दिए फीमेल प्लांट। क्रॉसिंग के अंदर लिखते हैं हमेशा एक साइड में मेल, ये कैपिटल टी, ये लिखा मैंने, ये स्मॉल टी, ये यहाँ वाला। दूसरे वाले में भी क्या थे? कैपिटल टी था और क्या था? स्मॉल टी। अब क्रॉस कराया था उसने, कैसे? इस कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराओ, क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी को कैपिटल के साथ कराओ, ये आएगा। स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराओ, ठीक है। अभी ये तो आगे इनकी जीनोटाइप्स है ना, हमें देख के अंदर जाके देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उसने तो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके सामने तो ग्रोथ हो रही थी प्लांट्स की, सामने देख रहा था, तो उसको कैसे ग्रोथ दिख रही थी, कैसे प्लांट्स की ग्रोथ दिख रही थी? फिनोटाइप क्या होगा उसका? फिनोटाइप का मतलब है ये कैसे हैं टॉल, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, और ये कैसे हैं शॉर्ट, यानी कि रेसेसिव। तो उसने क्या बोला? उसने बोला एक रेशो दिया टॉल और ड्वार्फ के बीच का। उसने ये बोला कि भाई जो टॉल आ रहे हैं वो 3 हैं और जो रेसेसिव आ रहे हैं वो ओनली 1 आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो 4 आ गए हैं ना, मैंने वही बताया था, 4 में से 3 हमेशा डोमिनेंस ही शो कर रहे थे, कर रहे हैं। तो ये मैंने कौन सा रेशो बताया आपको? फिनोटाइप रेशो बताया।
बाहर से देख के बताया। अगर मैं बोलूं आप मुझे जीनोटाइप बताओ, रेशो बताओ, जीनोटाइप का मतलब है जीन्स के बारे में बताओ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 मान लेना, ठीक है। कैपिटल टी, एक तो ये जीन है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जीन है, और एक ये भी जीन है स्मॉल टी। कैपिटल टी कितने हैं, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2। स्मॉल टी कितना है, 1। तो दिस इज द जीनोटाइप रेशो, ये जीन्स का रेशो है। ये हम बाहर से देख के बताया था, फिजिकल अपीयरेंस बताई थी कि ऐसा दिख रहा है। देखो फिजिकल अपीयरेंस तो ऐसा ही दिख रहा है ना, लेकिन जब हमने जीन्स में जाके देखा तो हमें 2 हाइब्रिड मिल रहे हैं। मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है प्योरली नहीं है, कैपिटल प्योर भी नहीं है, ये डोमिनेंट है, इसके अंदर है। पॉसिबल ही नहीं है। अपनी साइड से अगर तुम ड्वार्फ को डोमिनेट करना चाहोगे तो वो पूरा हाँ, वो म्यूटेशन से पॉसिबल है। म्यूटेशन से अगर हम ये बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम जो रेसेसिव ट्रेट है उसको क्या हम डोमिनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करना है तो वो जीन्स के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा, जीन को म्यूटेट करना पड़ेगा उस लेवल पे, रेडिएशंस डाल के। देख एलिल लिया ना, ये एलिल स्मॉल है ना, ये रहा, देखे ना, ये एक जीन है उसके 2 एलिल हैं, एक जीन के 2 एलिल है ना, ये एक जीन के 2 एलिल हैं। ऐसे ऐसे मैंने बोला, एक साइड स्मॉल टी है, दूसरी साइड भी स्मॉल टी है, दैट इज जीन, लेकिन ये रेसेसिव है, ठीक है। ये अपने आप को प्रूफ नहीं करता। अगर ये डोमिनेंट के साथ जा रहा है, जैसे ये डोमिनेंट के साथ जा रहा था, लेकिन वहां पे कौन शो कर रहा है अपने आप को, डोमिनेंट शो कर रहा है, ना कि ये शो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको एक रफ आइडिया दिया है, मैं प्रॉपर तरीके से करके बताऊंगी आपको। तो मैं आपको बताना था कि डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या डिफरेंस था, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अब मैं आपके सामने टर्म्स लिख रही हूँ, लिखो। तो डोमिनेंट ट्रेट लिखा जाए तो बेटा मैंने आपको बोल दिया भाई मैं डोमिनेंट हूं, तो तुम मान लोगे नहीं? आप मेरे जीन्स देखोगे, हाइब्रिड भी हो सकता है मेरे अंदर, हाँ माना मेरे अंदर कैपिटल टी है, बट मे बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना। क्या पता पापा से कैपिटल टी मिला हो, मम्मी से स्मॉल टी मिल गया हो सकता है। एक ही जीन के 2 एलील्स होते हैं, जो एक मम्मी से मिल सकता है, एक पापा से मिल सकता है। क्लियर? लिखो रेसेसिव क्या होगा, राइट डाउन रेसेसिव ट्रेट। बेटा प्रॉपरली नोट्स बनाना, इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स के तरीके कैसे करने हैं? राइट डाउन रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट, द ट्रेट विच डज नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब समझे ना, ये वाला पहला क्रॉस जो कराया था मैंने, है ना, उस क्रॉस के अंदर अपने आप को वो शो नहीं कर रही थी यहाँ पे। रेसेसिव ट्रेट क्या अपने आप को इस F1 जनरेशन में शो किया? नहीं किया। द ट्रेट विच डज नॉट अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ओके, स्मॉल टी। इसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा कभी भी कैपिटल और टी या स्मॉल टी का ना, क्योंकि ड्वार्फ हमेशा अपने आप को हमेशा कैसे शो करेगा, जब वो दोनों एलील ही स्मॉल हो। रेसेसिव हमेशा उसी टाइप में ही, अगर किसी बच्चे की हाइट कम रह गई है और मम्मी पापा बहुत लंबे हैं, तो मे भी मान के चलो शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई जीन्स ऐसे आ गए हैं कि दोनों, हाँ ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी अप्लाई होता है, अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। बाद में बहुत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इसीलिए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। हमारे अंदर भी सेम चीज ही चलती है, बस कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगी। हाँ पी प्लांट, हाँ यूनिसेल्युलर के लिए बोल सकते हो, मनिया यार यूनिसेल्युलर के अंदर भी सेम डीएनए में होता है। हाँ यूनिसेल्युलर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो उसके अंदर यूनिसेल्युलर हो गया ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, उनके अंदर कैसे पॉसिबल करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉसिबल है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ, तभी तो मैं गैमेट्स बना रही हूँ ना, गैमेट्स बन के तो आगे जा रहे हैं वो लोग अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म लिखो, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चे लिखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैं इसको रब कर रही हूँ।
एक्सपेरिमेंट आपको फिर से करके दिखाऊंगी, अभी जस्ट रफ किया था मैंने, ठीक है। मोनो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है पहले समझ लो। मोनोहाइब्रिड वो क्रॉस होते हैं जिसके अंदर हम एक ही करेक्टर को लेके क्रॉसिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी एक ही करेक्टर लिया था, हाइट वाला करेक्टर लिया था और क्रॉस कर लिया टोल और ड्वार्फ को। अगर हम एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं तो हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। एक डेफिनेशन लिखेंगे, वेट कर लेना। डाई हाइब्रिड, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम एक ही टाइम पे दो करेक्टर्स ले लें, जैसे कि मैंने हाइट ले लिया, हाइट करेक्टर ले लिया, और मैंने एक और ले लेती हूँ फ्लावर का कलर। अगर मैंने एक ही टाइम पे दो करेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट साथ में किया तो उसको मैं बोलूंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं एक ही टाइम पे तीन करेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट करूंगी क्या बोलूंगी? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड तक ही किया जाता है, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड तक बेटा ये वो स्क्वायर बनाते बनाते हम ही थक जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो सोचो डाई हाइब्रिड में ही बहुत 16 बनते हैं। मोनो हाइब्रिड में जैसे हमने 4 स्क्वायर बनाए थे ना, उसके अंदर 16 बनते हैं, उसके अंदर ट्राई हाइब्रिड में 64 बनेंगे, तो बढ़ते जाते हैं। मैं बताऊंगी कैसे। मोस्टली हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड करते हैं, और आपके सिलेबस में भी मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड ही है, ठीक है। सो राइट डाउन मोनो हाइब्रिड का डेफिनेशन। सभी डोमिनेंट बहुत कम होते हैं, एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं रिसेसिव आ ही जाता है ना। लिखो, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस of one pair of contrasting character. It involves the study of inheritance of one pair को underline कर लेना, one pair of contrasting character, ठीक है। यानी कि मैंने one pair का नाम लिया है इसमें, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल inheritance of tall and dwarf character. For example, inheritance of tall and dwarf character. सेम, लेकिन उसमें हमें 3 कैरेक्टर लेने हैं। ट्राई हाइब्रिड में ना, उसके अंदर हम 3 लेंगे। सोचो अभी हम मोनो हाइब्रिड में थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर से उधर क्या आ रहा है इधर, तो सोचो ट्राई हाइब्रिड में कितना ज्यादा हो जाएगा, होचपोच हो जाएगा, हो जाएगा ना होचपोच। मतलब जिस प्लांट की हाइट ज्यादा थी उसको लिया था, और एक ने शॉर्ट प्लांट लिया था उसके अपीयरेंस के हिसाब से। हाँ, अपीयरेंस के हिसाब से ही लिया था उसने, लेकिन भाई जीनोटाइप भी देखे थे बाद में उनके, ठीक है। उसने प्योर टोल लिया था, प्योर ड्वार्फ लिया था। मैं आपको ये पेरेंट्स बताऊंगी अभी उसके बारे में। जब भी एक्सपेरिमेंट किए तो उसने प्योर प्लांट्स लिए थे, प्योर टोल, प्योर ड्वार्फ, उसके बाद ही उसके क्रॉसिंग कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का एग्जाम्पल लिख लिया, इनहेरिटेंस। हाँ, नेक्स्ट लिखो डाई हाइब्रिड। इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स, 2 पेयर्स को अंडरलाइन कर लेना। इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर। लिखो डाई हाइब्रिड क्या लिखा, इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर। और ये जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है, समझा दूं, जब तक समझ में नहीं आती, चाहे दिमाग खराब कर लो तो भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। सही बता रही हूँ मैं आपको। जेनेटिक्स जब 12th में जाएंगे तो 12th हमारी बायो में जेनेटिक्स पे डिपेंड है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे ही मैंने ये एग्जाम्पल दिए थे ना। हाइट का कैरेक्टर ले लो और फ्लावर का कलर ले लो, हाइट एंड फ्लावर। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड की डेफिनेशन खुद से लिख लोगे, लिखो ट्राई हाइब्रिड का डेफिनेशन लिखो। इफ द इनहेरिटेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ट्रेट्स, ठीक है। 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मोनो हाइब्रिड का मैंने टॉल एंड ड्वार्फ दिया था ना आपको। इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ, इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। डाई हाइब्रिड का मैंने बोर्ड पे लिखा है। ट्राई हाइब्रिड का आप अपनी तरफ से कोई भी 3 कैरेक्टर ले लो, आप अपनी तरफ से कोई भी 3 कैरेक्टर ले लो। ये आपको 7 कैरेक्टर्स आपको याद होना चाहिए, उसके ये भी याद रहना चाहिए कि उनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा स्मॉल है। और अगर आपको ज्यादा ही है तो ये भी लिख लो, कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, इसको स्मॉल टी से लिखते हैं। कैपिटल पी ये यूज किया तो स्मॉल पी ये यूज करो। ये ए है तो ये स्मॉल ए है,
कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, लिख सकते हैं। तो आप लिख लेना इन चीजें, ताकि मैं अभी आपसे जब क्रॉस कराऊं तो आपको इजी हो जाएगा। डन बेटा, हो गया ये टर्म। अभी लिखो जीनोटाइप और फिनोटाइप, आपको बोल रही थी है ना अभी मैं, व्हाट इज द फिनोटाइप, लिखो व्हाट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये टर्म्स भी बैटसन ने ही दिए थे, ठीक है। लिखो फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, राइट डाउन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, इट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के ब्रैकेट में लिख लो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट, ओके। इट इज द एक्सप्रेशन, यानी विच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में लिखो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट, बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, ओके। दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे कि टोल पी प्लांट, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी तुम्हारी देखने के बाद, इट इज टोल, बट आप उसके अंदर नहीं देख सकते। जीनोटाइप लिखो, व्हाट इज द जीनोटाइप, इट इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रेट। यहां पे मैंने आपको बताया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, जो जीनोटाइप रेशो दिया गया था ना, इट इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रेट, जेनेटिकली दिखाना, ठीक है। तो ये कैसी हो सकती है, ये कैपिटल, अगर मैंने टोल बोला है तो टोल प्लांट ये भी हो सकता है एंड टोल प्लांट ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं टोल में। तो जेनेटिक रिप्रेजेंट, तो समझ में आ गया जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है बच्चे, जेनेटिक मेकअप समझ में आ गया। फिनोटाइप लिख लेना, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों टर्म बैटसन ने ही दिए थे, साइंटिस्ट का नाम बैटसन। हाउ मेनी टाइम्स, बहुत, अभी देखो ना कितने मुश्किल से मिलेगा। जो प्योर होगा वही फिनोटाइप जीनोटाइप सेम होंगे, जो हाइब्रिड है वो तो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, उनके फिनोटाइप तो अलग से दिख रहा है लेकिन जीनोटाइप उसका डिफरेंट होगा। मे भी तू टोल है लेकिन तुम में भी तुम्हारे अंदर स्मॉल भी हो सकता है, मैं तो बाहर से देख के बता रही हूँ, मुझे तो अंदर नहीं पता, लेकिन एज ए साइंटिस्ट अगर मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाऊं तो मुझे पता लगेगा यार तुम्हारे अंदर स्मॉल भी है, यानी कि मदर का भी कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एलील का डेफिनेशन लिख लिया था ना, हाँ। अच्छा एक और लिखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, अभी मेरी सुन लो पहले समझाती हूँ, ठीक है। एक नाम होता है, मैं इनको रब कर दूं, मैं टर्म्स लिखवा रही हूँ बेटे जो अभी तुम्हें क्रॉसिंग में हेल्प करेंगे। होमोजाइगस ट्रेट ये क्या होते हैं, होमोजाइगस नाम से बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो होमोजाइगस ट्रेट क्या हो सकते हैं। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, और एक होता है हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोजाइगस ट्रेट। बेटा ये दो ट्रेट है, मैं नाम लिख लो अभी, बस मैं एक डेफिनेशन लिखाऊंगी, पहले समझ लो। होमोजाइगस क्या आता है, देखो मैंने टोल पेरेंट लिए थे, यहाँ पे ड्वार्फ पेरेंट लिए थे, ठीक है। अभी मैंने जब इनको क्रॉसिंग, टोल प्योर लिया था ना मैंने, तो ये एक पूरा ऐसे ही था, दो एलिल्स थे, और जब मैंने इनको क्रॉसिंग कराया तो मुझे क्या मिल रहा था, ये मिल रहा है, और जब मैंने इसको सेल्फिंग कराई तो मुझे कुछ ऐसे मिल रहे थे, सेल्फिंग कराई तो मुझे टी टी और टी स्मॉल टी ऐसा मिल रहा है। अभी देखो यहां से मैंने ये एक गैमेट लिया, यहां से भी मैंने एक गैमेट लिया, दोनों गैमेट्स को मिला के मैंने क्या बनाया, एक जायगोट बनाया। यहां से एक गैमेट लिया, यहां से एक गैमेट लिया, दोनों मिलकर क्या बन गए, जायगोट बन गए। लेकिन ये जो जायगोट बना, क्या इसके अंदर दोनों जीन सिमिलर हैं, नहीं, दैट इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। जहां पे भी आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल एक ही लिया है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, अगर ये दोनों एलिल्स डिफरेंट हैं देन इट इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर ये ऐसे वाले हैं दैट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। तो देखो यहाँ पे दो ही होमोजाइगस है, एक तो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, सिमिलर है ना, बट ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ट्रेट्स, बोल सकते हैं ना हेट्रोजाइगस ट्रेट्स हैं। तो राइट डाउन होमोजाइगस ट्रेट क्या होती है, दे हैव सिमिलर एलील्स फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट। हाँ लिखो, दे हैव सिमिलर एलील्स ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट,
तो आप मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ, क्या लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में? जैसे कि प्योर टोल, प्योर ड्वार्फ, इसके अंदर दो ही ऑप्शन है ना, या तो प्योर टोल होगा या प्योर ड्वार्फ होगा, यही होमोजाइगस होते हैं ना। हेट्रोजाइगस तो मिक्सिंग हो गया। क्लियर? तो लिखो प्योर टोल या प्योर ड्वार्फ, कैपिटल टी, स्मॉल टी आर इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये वर्ड्स बेटा इसलिए लिख लो, जैसे कि मैथ्स के आप न्यूमेरिकल करते हो तो पहले टर्म्स सीखना जरूरी है ना, उसीलिए। नेक्स्ट लिखो हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दे हैव डिसिमिलर एलील्स, दे हैव डिसिमिलर एलील्स ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट। अच्छा ये बताओ मुझे एक बात और, चलो ये पहले पूरा लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख लेना कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात पूछती हूँ, जैसे कि मैंने प्योर ये वाला लिया, ठीक है, एक प्लांट, प्योर प्लांट ले लिया, टोल है, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे? दो टाइप के गैमेट्स हैं, लेकिन वो सिमिलर ही है, बनेंगे कि नहीं? मैं इसको ऐसे तो लिखूंगी ना, सिमिलर टाइप के गैमेट्स हैं, कुछ डिफरेंट बन रहा है? नहीं। अगर मैं ये वाला ले रही हूँ, हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया मैंने, तो इसमें टाइप के गैमेट्स, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? दो टाइप के। तो लिख लो, इन होमोजाइगस ओनली सिमिलर टाइप को गैमेट्स बनता है, एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, लेकिन इन हेट्रोजाइगस के अंदर दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं ना, दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक डिफरेंस आता है। होमोजाइगस के अंदर एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, बट हेट्रोजाइगस के अंदर दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। क्लियर हुई? लिखो, इमैस्कुलेशन तो मैंने आपको लिखा दिया था, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर, लिख लिया था ना आपने। इमैस्कुलेशन क्या है? ओके, नाउ अब स्टार्ट करेंगे हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। करें? अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ हम उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ रहे थे। तो उसने क्या किया, अब मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट से पहले जो मेंडल था उसने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर यानी कि उसने एक ही ट्रेट लिया, एक कैरेक्टर को लेके ही एक्सपेरिमेंट शो किए थे। उसने क्या रिजल्ट देखे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, हम उसको स्टेप वाइज करेंगे। मैं एक कैरेक्टर लेके करके दिखाऊंगी हाइट का, आप लोगों को फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, तीन खुद से करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। लिखो, देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए सबसे पहले मेंडल ने दो पेरेंट्स लिए थे, ठीक है। क्या लिए? पहले पेरेंट जो लिया जाता है उसको साइड में लिखो, क्या लिया उसने? पेरेंट्स, ऐसे लिखो पेरेंट्स। कौन से पेरेंट्स लिए? एक पेरेंट था टोल और एक पेरेंट था ड्वार्फ। लिखा? अभी इस टोल, प्योर टोल लिया था, प्योर ड्वार्फ लिया, तो आप इसके जीनोटाइप लिख सकते हो। तो यहां पे लिखो पहले जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। क्या जीनोटाइप होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ उसे सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। पेरेंट लिया, सबसे पहले पेरेंट लिख दिया हमने, जीनोटाइप लिख दी। अभी हमें इसके क्या बनाने हैं? गैमेट्स। तो लिखो गैमेट्स, गैमेट्स बनाओ। गैमेट्स क्या बनाएंगे इसके? कैपिटल टी सेम ही बन रहे, स्मॉल टी, गैमेट्स बन गए। अब करेंगे हम इनका क्रॉस। उस क्रॉस का नाम दिया जाता है F1 क्रॉस। F1 का फुल फॉर्म होता है, लिख दो, F1 क्रॉस करेंगे हम। F1 का फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख लो। इसका होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, बस ज्यादा लिखना नहीं है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल मतलब पहली जनरेशन क्या आएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ F1 क्रॉस ही लिखना है, मैं आपको सिर्फ एक में बता रही हूँ, फर्स्ट फीलियल होता है, अगर कहीं पूछा जाए तो। इनको हमने गैमेट्स ले लिए, क्रॉस करा दिया, क्या मिला हमें? कैपिटल टी मिला, स्मॉल टी मिला। अभी बाहर से देखने पे कैसा दिख रहा है? टॉल, तो लिख दो यहाँ पे दैट इज टॉल, भाई बाहर से दिख रहा है, ठीक है हमें। अब उसको देखना था भाई, इसको हम सेल्फिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा। देन उसने क्या किया, फिर यहाँ पे फिर से लिख लो, मैं इसको रब कर देती हूँ। फिर उसने किया F2 क्रॉस कराया, ओके। F2 क्रॉस में क्या किया उसने? F2 क्रॉस में F1
क्रॉस विद F1, समझे? मतलब मेरी बात समझ गई? F1 क्रॉस विद F1 मतलब सेल्फिंग आपस में ही क्रॉस कर लिया, क्लियर ना? तो यहाँ पे उसने क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था, और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर? नाउ फिर से इनके क्या बनाएंगे? हाँ, गैमेट्स बनाओ ना। अब इनके फिर से आप गैमेट्स बना लो। गैमेट्स क्या बनेंगे इनके? कैपिटल टी, या वाले के कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स को हमेशा याद रखना, जहां पे भी हम गैमेट्स बनाते हैं उनको हमेशा सर्कल में रखते हैं। गैमेट्स को आपको फ्री नहीं छोड़ना है, गैमेट्स को आपको हमेशा सर्कल में दिखाना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? क्रॉस एक पेज पे बिल्कुल सही तरीके से ही करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं इधर का रब कर दूं, आपने बना रखी है टेबल तो। अब उसने लिया, एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था पुनेट स्क्वायर, वो बोला थोड़ा इजी कर दिया था उसकी टेक्निक्स को, ठीक है? उसका नाम क्या था? नाम लिख लो उसका। उसको बोला जाता है, पुनेट ने एक स्क्वायर दिए थे, पुनेट स्क्वायर से क्या हो जाता है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर, पुनेट एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? उसने क्या बताया था, इसको आपको डायरेक्ट आगे ऐसे लिखना है, नाम मत लिखना इसका, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। उसने मोनोहाइब्रिड के लिए बनाया, कितने बनाने हैं हमें? 4 बनाने हैं, क्योंकि एक साइड 2 है, एक साइड 2 है। अगर डाई हाइब्रिड होते तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? तो क्रॉसिंग करने के लिए उसने एक स्क्वायर दिया था। एक साइड तो उसने बताया था, यहाँ पे तो रख लिया था उसने मेल फीमेल को जनरेशन के लिए, और फिर उसने गैमेट्स को रख दिया। एक साइड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिया मैंने वहां पे गैमेट्स को, क्लियर? अब उनकी क्रॉस कराओ, कैपिटल टी, यहाँ पे आप कलर पेन यूज कर सकते हो ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी दूसरे पेन या पेंसिल का यूज करना, और इनके नीचे इनकी फिनोटाइप लिखो, इनकी फिनोटाइप लिखो इनके नीचे ही, ठीक है? इनके नीचे इनकी फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं वो लिखना है आपको। फिर यहां लिखना है फिनोटाइप रेशियो कितना आ रहा है आपका। फिनोटाइप रेशियो मतलब कितने टॉल आए और कितने ड्वार्फ आए। फिर लिखना है आपको यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो में तो आप बताओगे कितने हैं, ये कैसे आ रहे हैं, एक तो ये टाइप है जीनोटाइप का, एक ये भी जीनोटाइप का टाइप है, और ये भी है। तो ये आप क्रॉसिंग खुद से करो और बताओ। देखो मैं समझा देती हूँ जिसको समझ में नहीं आया। ये क्या है? दैट इज टॉल, दैट इज टॉल, टॉल ड्वार्फ। तो कितने टॉल आए? 3, ड्वार्फ कितना? 1। जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी कैपिटल कितने हैं? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म होता है। उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ रिजल्ट्स दिए थे, कंक्लूजन भी दिया था। कंक्लूजन क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं लिखवाऊंगी, ठीक है? पहले समझ लो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। डोमिनेंस का मतलब जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स है अगर किसी भी चीज के अंदर, वो अपने आप को प्रूफ करता ही है, वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा। देखो आपने कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पे कैपिटल आ गया हो और वो अपने आप को शो नहीं कर रहा? कहीं नहीं है ना ऐसा। तो उसने इसी बेसिस पे ये एक थ्योरम दे दी थी, एक लॉ दे दिया था कि हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस रहता है, डोमिनेंस ही अपने आप को हमेशा ही एक्सप्रेस करेगी। क्लियर? मैं इसका लॉ लिखवाऊंगी आपको, पहले एक बार इसको देख लो, समझ लो एक बार, जहां पे किसी को भी स्टेप समझ में नहीं आया है लिख लो बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए थे, रिजल्ट्स के बारे में बाद में लिखेंगे। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट आप खुद से करके दिखाओ। मोनोहाइब्रिड के लिए पेरेंट्स है मेरे, पेरेंट्स दे रही हूं बच्चे मैं आपको पॉड कलर। फर्स्ट पेरेंट है पॉड कलर, सेकंड F2, F3 उसने किया करने की ट्राई किया था लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है? लिखो पॉड कलर, पहला एक्सपेरिमेंट करो। पॉड कलर, पेरेंट का नाम है पॉड कलर, और दूसरा है सीड शेप। मैंने आपको पेरेंट्स दे दिए हैं और दोनों सीड शेप और पॉड कलर। आप अपनी टेबल में जाके उसमें देखो डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है? सीड शेप,
सीड शेप, राउंड या रिंकल्ड, ओके। कोड जहां पे प्रॉपर एक पेज पे प्रॉपर अच्छे से करना है विद फुल स्टेप, एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे। कहाँ हमें फिनोटाइप लिखना है, कहाँ हमें जीनोटाइप लिखने हैं, कहाँ हमें गैमेट्स लिखने हैं, ठीक है। एक आप खुद देख के कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाला बिना देख कर करना। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? एक बार ये वाला एक बार करके दिखाओ, उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे कि उसको इससे क्या रिजल्ट मिले थे। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाला ट्रेड के लिए इससे होमोजाइगस टोल लिख सकते हैं यहाँ पे, देख लो, दैट इज होमोजाइगस टोल लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है ना इसमें और प्योर है, टोल है, तो लिख सकते हो मैं इसको होमोजाइगस टोल। इसको क्या लिखूंगी? हेट्रोजाइगस टोल। और इसको क्या लिखूंगी? होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो ये इनका रेशियो है, दैट इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। ये हमें जीनोटाइप्स बता रहे हैं ना, ये हमें जीनोटाइप्स ही बता रहे हैं ना, तो आपको वैसे लिख लेना, ओके बच्चों। नाउ राइट डाउन द मोनोहाइब्रिड कंक्लूजन, राइट डाउन अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंक्लूजन, कि इसके कंक्लूजन क्या मिले थे मेंडल को। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड का कंक्लूजन करेंगे, उसके बाद हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड गैमेट से आपको क्या मिला। राइट डाउन फर्स्ट, मैं रब कर दूं, अभी तक का लेक्चर सबको क्लियर हो रहा है? क्रोमोसोम कहाँ, डीएनए कहाँ, जीन कहाँ, एलील क्या, बातें समझ में आ रही है ना बेटा? कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन, उसके 3 कंक्लूजन निकले थे। फर्स्ट कंक्लूजन उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर्स, द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। फर्स्ट कंक्लूजन, द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड, ये उसने एक कंक्लूजन दिया था पहला एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इसका कंक्लूजन का मीनिंग क्या है? देखो, इसने ये कहा था कि जो भी हम कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, या जैसे हाइट कैरेक्टर लेके चले थे, वो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक जीन के 2 एलील्स के फॉर्म में होते हैं, पेयर में रहता है वो, कभी सिंगल। मैंने कभी लिखा है टोल है, तो मैंने कभी इसको टोल बोला? मैं इसको टोल बोल सकती हूँ? अकेले टी को क्या मैं टोल, अरे मतलब कि जाइगोट है, ये तो गैमेट है ना। अगर मुझे जाइगोट बनाना है तो कैपिटल टी कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, या कैपिटल टी या स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी हमारा जाइगोट जो बनता है, डेफिनेशन में लिखवा दूंगी समझ लो, जब भी हम जाइगोट बना रहे हैं तो हमारा जितना भी जीन है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, या चाहे वो ड्वार्फ हो चाहे वो ही डोमिनेंस यानी कि टोल हो, तो मैं डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड यूज करती हूँ, चाहे वो हमारा डोमिनेंट हो चाहे वो हमारा रेसेसिव हो, लेकिन हमेशा एक जीन के 2 फॉर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। तो उसने यही कहा कि पहला प्रिंसिपल निकला पेयर्ड फैक्टर्स, कि कोई भी जीन अकेला नहीं रहता, कोई भी जीन अकेला नहीं रहता, एक जीन के कितने 2 फैक्टर्स, मतलब कि 2 उसके साथ में एलील्स प्रेजेंट होती हैं, वो हमेशा पेयर में रहता है। आप कभी भी किसी भी चीज को, इसको अकेले को जाइगोट नहीं बोल सकते, ठीक है, ये ऑब्वियस किसी के साथ होगा तो ही जाइगोट बनेगा ना, अकेला इट इज ए गैमेट, ओके। तो हमेशा ये किस में रहते हैं? ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, एलील्स 2 होती हैं एक जीन की। राइट डाउन अबाउट डेफिनेशन, लिखो बच्चे, ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, ईच कैरेक्टर in an individual is governed by 2 factors, which is known as gene. Each character is in an individual is governed by 2 factors called gene. The alternative forms of a gene is known as allele. The alternative forms of a gene is known as allele. If an individual consists of similar kind of alleles, if an individual consists of similar kind of alleles, which is known as, जिसमें सिमिलर होंगी, homozygous, which is known as homozygous, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, सेकेंड लिखो, while those having different type of allele, while those having
different type of allele is known as heterozygous, is known as heterozygous. For example, capital T, small t, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ गया? पहला फैक्टर समझ में आ गया। उसने क्या बताया कि भाई हर चीज डोमिनेंसी रहती नहीं, हर चीज पेयर में रहती है, चाहे वो या तो होमोजाइगस हो सकते हैं या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट लॉ दिया था उसने क्या? द प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर्स। क्लियर? समझा चुकी हूं मैं इसको अच्छे से। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड, कंक्लूजन। ये एग्जाम में आएंगे बेटा, राइट डाउन द कंक्लूजन्स। तो आपको इनको स्टेप्स पहले पॉइंट्स लिखने हैं, फिर इनको समझाना भी है। ठीक है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी आपको पता ही है, पता है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? राइट डाउन। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल with one or more set of contrasting characters are cross the characters that appear in the F1 hybrid are dominant, and those who are, फिर से रिपीट करूं, when two homozygous individual, मैं इसको समझाऊंगी आपको फिर से, ठीक है? when two homozygous individual with one or more set of contrasting characters are cross the characters that appear in the F1 hybrid are dominant characters, and those which do not appear in the F1 is known as recessive character। ठीक है? देखो समझा देती हूँ क्या कहना है। उसने जो लैंग्वेज लिखी है उसमें ये कहना चाह रहा है कि हमने दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, एक टॉल लिया, एक स्मॉल लिया, लेकिन दोनों ही पहले क्या थे? अपने आप को शो कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन जब हमने इनको क्रॉस किया तो जो हमें F1 मिला, F1 में जो भी क्रॉस मिल रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज, वो डोमिनेंसी शो करता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो कर रहा है, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वही आगे आता है। F1 जनरेशन में कभी भी, याद रखना, F1 जनरेशन में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर्स नहीं आते, शो नहीं करते। आप किसी भी टाइप का क्रॉस करेंगे, चाहे हमारी किसी भी तरह का क्रॉस कर लें, ठीक है? आप जब थोड़ी हायर क्लास में जाओगे तो आप अपनी जो ब्लड सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स या आरबीसी, इनके ऊपर भी हम टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है? तो उनके अंदर भी जब हम टेस्ट करेंगे तभी भी हम देखेंगे कि जो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी F1 के अंदर शो नहीं होते। तो इसमें ये बताया कि हमेशा जो F1 जनरेशन आएगी वो डोमिनेंसी शो करती है कि नहीं करती? F1 जनरेशन ऑलवेज शोइंग डोमिनेंसी। क्लियर सूर्यांशु? बच्चे सभी को क्लियर हो गई ये बात? लॉ ऑफ डोमिनेंसी सबको क्लियर है? पेयर फैक्टर समझ में आ गया, हमेशा पेयर में रहेंगे, ये भी समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है? अभी तीसरा इसका कंक्लूजन क्या था? थर्ड कंक्लूजन निकालो, लिखो, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो मतलब समझा देती हूँ पहले। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब समझो, जब भी कोई भी, चाहे जायगोट हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, जैसे हमने पेरेंट्स ले लिए ये, ठीक है? लेकिन जब भी हम गैमेट का फॉर्मेशन जब भी करेंगे तो ये कंप्लीटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने गैमेट बनाया तो ये सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट, अलग होना, अलग अलग हो गए। जब मैंने F1 जनरेशन बनाई तो भी ये अलग अलग ही शो करेंगे ना अपने आप को, ऐसे शो करेंगे अपने आप को अलग अलग। क्या ये इसको अफेक्ट कर रहा है? अलग अलग। ये अब जाके किसी और के साथ मिक्स होने वाला है ना, ये किसी और के साथ जाके मिक्स होने वाला है, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं?
इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि गैमेट जब फॉर्मेशन किए जाते हैं तो ये कंप्लीटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग होना। क्लियर? डेफिनेशन लिखो और समझ में आ जाएगा। इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। इस लॉ को लिख लेना, इस लॉ को वन पूछा जा सकता है, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी, प्योर गैमेट्स बन रहे हैं ना हमारे, देखो सब अलग अलग हो जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स बनना, सेग्रीगेट कर देना, जाइगोट थे, जाइगोट्स में से अलग अलग कर दो। लिखो, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, law of segregation states that when a pair of contrasting factors or genes are brought together in a heterozygous condition, the two remains together without being contaminated, the two remains together without being contaminated, but when the gametes are formed, from them the two separate out from each other। लॉ को हम इस नाम से भी जानते हैं, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल हेरिडिटी भी बोलते हैं, लिख लेना। इसके कई नाम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोला, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल हेरिडिटी भी बोलते हैं, लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल हेरिडिटी। तो देखो अभी समझ में आ गया, डेफिनेशन एक बार रिपीट करके देखो, आप खुद को समझ में आएगा। मैंने लिखा उसमें ये है कि जब तक ये दोनों एक साथ रहते हैं, देखो पहले साथ साथ रहते हैं, प्योर हैं, कंटामिनेटेड कुछ नहीं है इनके अंदर, ये हमेशा साथ ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे, मरते दम तक अलग नहीं होंगे। बस एक कंडीशन पे अलग होते हैं, कब? जब ये गैमेट्स बनते हैं, इनको सेपरेट आउट होना पड़ता है। गैमेट्स बनते हैं तब तो सेल्स अलग ही होती है ना, मियोसिस डिवीजन हो जाता है, तो ये गैमेट्स के टाइम पे ही सेपरेट होते हैं, गैमेट्स से पहले इनके अंदर सेपरेशन नहीं होता। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने इसके बेसिस पे ये लॉ दिया था, जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल हेरिडिटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसने फर्स्ट लॉ से, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 3 कंक्लूजन दिए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो रहा है, लेकिन वो उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस से दिया, नॉट फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड से वो कंक्लूजन नहीं आया था। ठीक है, जब अभी मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस सिखाऊंगी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से आपको वो कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो तुमने क्वेश्चन बोलना पूछा है ना, ये हायर क्लासेस का क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे जो क्रॉस होते हैं तो एक्स और वाई होते हैं ना, जीन्स होते हैं, एक्स वाई होता है तो लड़का होता है ना, पता ही है आपको। तो यानी कि जो लड़का हो रहा है उसके ऊपर एक्स और वाई के जीन्स हैं, तो आप इनके जो क्रोमोसोम देखेंगे ना, ऐसे होंगे इनके क्रोमोसोम, तो मे भी प्रेजेंट हो सकता है कि इनके ऊपर जीन्स जो होंगे वो अलग अलग कौन कौन से कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसको बोला जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो बोवेरियन ने सर्टेन ने दिया था, हाँ वो अलग होगा। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स के ऊपर कौन से जीन है, वाई के ऊपर कौन सा जीन है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की क्रोमोसोम की थ्योरी बताई गई थी इनहेरिटेंस के अंदर, होती जीन की जैसी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। उसमें हमें पता लग जाता है कि क्रोमोसोम जैसे एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मे बी इसके ऊपर 2 जीन प्रेजेंट हो, मे बी इस पे 4 जीन प्रेजेंट हो, 4 कैरेक्टर्स समझ के चलो, मे बी इस पे कलर का, जैसे कि अभी एग्जांपल दूं, अमिताभ बच्चन है, उसका बच्चा कौन है बेटा, अभिषेक बच्चन है। अभिषेक बच्चन की शादी हुई ऐश्वर्या राय के साथ में, ऐश्वर्या राय की आंखों का कलर कैसा है, ब्लू कलर है। उसकी अभिषेक बच्चन की आंखों का कलर कैसा है, ब्लैक है। उसकी बेटी का कलर कैसा आ रहा है, ब्राउनिश है। चेक करो, अब ये देखा जाता है वो लड़की है, यानी कि एक्स एक्स कैरेक्टर मिले होंगे, दोनों में से एक्स एक्स फ्यूज हुआ है, तो क्या उन एक्स के ऊपर आई कलर नोट था? अगर उसके ऊपर आई कलर होता तो वो उसकी बेटी में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने समझाने के लिए। यहां तक सबको क्लियर? तो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करूं? ठीक है, लिखो डाई हाइब्रिड क्रॉस। लिखो बच्चे, देखो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे तो डाई हाइब्रिड के लिए हम कितने कैरेक्टर्स लेंगे? अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स लेंगे। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, इसमें मैं 2 कैरेक्टर्स ले लेती हूँ, 2 पेरेंट्स ले लेती हूँ। एक पेरेंट मैंने ले लिया है क्रॉस विद राउंड सीड, क्रॉस विद राउंड और येलो। येलो क्या था? कलर ऑफ, येलो इज द कलर ऑफ सीड कलर ना, तो येलो सीड कलर ले लिया है। और मैंने
सीड का शेप ले लिया है, ठीक है। सीड कलर, मेरे पेरेंट लिख लो बेटा, यहाँ पे लिखो पहले पेरेंट। मैं एक इसलिए करा रही हूँ ताकि आप घर जाके प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। पेरेंट ले लो, मैंने पेरेंट क्या लिया, सीड कलर और सीड का शेप। क्रॉस विद, यही है, नहीं सॉरी ये तो पेरेंट है, अरे हाँ क्रॉस लिखना है। तो सीड का कलर कौन सा था, येलो, और सीड का शेप कैसा था, राउंड, है ना। और क्रॉस करेंगे ग्रीन और रिंकल करेंगे कि नहीं, यही था ना पेरेंट। मैंने तो पेरेंट वैसे लिख दिया था पहले कि उसके दो ऑप्शन, दो ट्रेड्स बाद में ले लेना, ये दो ट्रेड्स हो गई बाद में। मैंने मतलब कलर चूज किया था, सीड शेप और सीड कलर। हाँ प्योर, मैंने प्योर इधर लिख दिया है जो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के रेसेसिव मैंने एक साइड लिख दिया है। हमेशा इसमें यही रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेसेसिव मैंने दोनों के एक साइड लिख दिए हैं, डोमिनेंसी मैंने दोनों के एक साइड में लिख दिए हैं। वो आपको पता ही है, मैंने आपको टेबल बताया है कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, ठीक है। अब इनको नोट लिख लो, इसको मैं इसके पेरेंट है, इसके जीनोटाइप बना लो। जीनोटाइप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। हो गया, ये क्लियर है ये स्टेप भी। अब जीनोटाइप के बाद क्या बनाएंगे, गैमेट। गैमेट बनाओ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये ऐसे गैमेट्स बनेंगे। एक इसका, एक इसका, गैमेट्स बनेंगे, दो बनेंगे इनमें, ठीक है, ध्यान रहे। कैपिटल वाई बना और कैपिटल आर बना, या फिर आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, ये तो दोनों सेम ही है। और इसका क्या बनेगा, सुनो, अगर इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेपरेट सेपरेट करो, सेपरेट सेपरेट करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर सेम ही रहेंगे। चार बना, 4 बार की जगह मैंने 2 बार ही बनाया है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये सही है, क्योंकि गैमेट्स में तो हम अलग अलग कर देते हैं ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बताया था ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग यही होगा। अभी क्या बनाएंगे हम, F1 क्रॉस, F1 क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो इसको, इसको दोनों को क्रॉस करेंगे, एफ इस पूरे को, तो इसका 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 क्रॉस कर लो, क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आ जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें 2 ही आए थे, इसमें आगे। अब ये बताओ फिनोटाइप क्या है इसका, इसका फिनोटाइप क्या बोलेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा ना हमें, येलो राउंड। अभी लिखो F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, F1 क्रॉस विद F1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कर दिया। क्या नहीं समझ में आया, इसको मत कर, बस अब समझ में आया। देखना सिंपल सी है, मुझे क्या बनाना है इनका, F1 क्रॉस करना है, तो F1 में क्या आएगा, यहाँ पे ये सारे मिक्स नहीं हो जाएंगे चारों, कैसे भी कर लो, मैंने वही कहना इसलिए मैंने रब कर दिया। क्या नहीं कर सकते भाई, ये साथ में रख दें, रख दो। अभी मैं इसी से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाली हूँ, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चाहे आप इनको आगे पीछे कैसे भी रख लो, जो अलग अलग करेक्टर्स है ना, वो अपने आप को दूसरे वाले करेक्टर को अफेक्ट ही नहीं करेंगे। चाहे मैं इसके साथ यहाँ पे कैपिटल आर रख दूं, है ना, तो तुम सोचोगे इसको अफेक्ट कर देगा, है ना, नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन निकलेगा कि जब भी हम चाहे 2 करेक्टर लें चाहे 3 करेक्टर लें, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट नहीं शो करते हैं। जैसे अब तुम 3 बच्चे बैठे हो, क्या तुम तीनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, नहीं, तुम अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है अपना। इसी तरह से ये भी अपने अपने काम करते रहते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। उसने इसके रिजल्ट से बताया था, अभी देखो रिजल्ट बताऊंगी इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो बेटा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर को प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट जब हम थ्योरेटिकल बुक में करते हैं ऐसे क्रॉस कर सकते हैं।
तो वो प्लांट्स के अंदर जब होगा हाँ तो वो ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक देख, मैंने वही सिंपल सी बात है, हमने टोल प्लांट दोनों के सॉरी दोनों के डोमिनेंस केसेस ले लिए, ठीक है, कुछ प्लांट्स उसके ले लिए, कुछ प्लांट्स उसके ले लिए, रिसेसिव प्लांट ले लिए, दोनों को क्रॉस करा दिया, दो कैरेक्टर्स को देख रही हूं मैं बाकी भी कैरेक्टर्स होंगे शायद, हो सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ दो ही कैरेक्टर पे है, और मैं उन दो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी F1 क्रॉस बताया कि F1 के अंदर ये सीक्वेंस देखी जाएगी। यहाँ पे रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर रहा, तो ये क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों साथ साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ग्रीन तुम मैंने पेरेंट्स बताओ, येलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हाँ क्या ये वाला क्यों आएगा सेम, वही मैं बता रही हूं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है। अभी देखो ये स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए ना, तो ये होगा दिस इज फॉर द येलो, दिस इज फॉर, इसका फिनोटाइप आएगा येलो एंड रिंकल्ड। अभी मैं आपको क्रॉस करके बता, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये स्मॉल आर है ना, रेसेसिव फॉर्म्स अगर दोनों एक साथ रहती हैं, होमोजाइगस कंडीशन में अगर रेसेसिव साथ में रहता है तो वो अपने आप को शो करता है। रेसेसिव केस कब शो नहीं करता, अगर वो किसी और के साथ में है तो शो नहीं करता। हमने, अरे बच्चे अभी रुक, मैं क्रॉस करके दिखाती हूँ, रुक समझ में आएगा। अभी देखना बच्चे, मेरे ध्यान से सुनना ये बात, मैं क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, आपने यहां तक देखा, अभी मैं क्रॉस करूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी इनके क्या बनाने, हमें गैमेट्स बनाने, तो गैमेट्स बना दो, ठीक है। कैपिटल वाई तो कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। 2⁻² बताया था ना डाई हाइब्रिड, तो कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे, बन गए 4, ठीक है। और यही सेम इसके बनेंगे, यही सेम इसके बनेंगे, बनाना आ गया, कैसे बनाए मैंने, अभी करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले गैमेट्स बना रही हूँ, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इतना क्लियर, गैमेट्स बना दिए मैंने। अभी देखो मैं पुनेट स्क्वायर बनाती हूँ, फिर तुम्हारा क्विज। सबको दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे गैमेट्स रख देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर रख दिए, उधर भी रख दो, ज्यादा ही हो गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, अभी क्रॉस कर रही हूं मैं, ठीक है। ये वाला, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बार बनाना है, मैं खुद बना रही हूं, तुम मत बनाना, मेरी तरफ बोर्ड पे ध्यान देना। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सबने सही लिखा, नहीं मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे मैंने सही लिख दिया। अभी मुझे इसकी फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप में याद रखो, जब चाहे मैं दो क्रॉस करूं, डाई हाइब्रिड लूं, चाहे मैं ट्राई हाइब्रिड लूं, चाहे कितने भी कैरेक्टर्स ले लूं, कभी भी कोई भी कैरेक्टर दूसरे वाले को परेशान नहीं करता, अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम इसका फिनोटाइप क्या बताएंगे, कैपिटल वाई क्या है, येलो, तो इसका आएगा येलो, ठीक है। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई डोमिनेंसी शो करेगा येलो,
राउंड, कैपिटल वाई येलो और राउंड। हाँ नहीं आया ना, क्योंकि रिंकल्ड कब आएगा, ओनली रिसेसिव केस में आएगा। 3:1 आया था ना, लास्ट में आएगा। करेंगे अभी क्रॉस, अभी पूरा करेंगे। पहली लाइन समझ में आ गई, क्रॉस किया, सबको क्लियर हो गया। देखो इसको क्रॉस करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, यही है। अब इसके नेमिंग करो। ये क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, येलो। अरे तुम खुद करोगे, डोंट वरी, अभी तुमसे मैं करवाऊंगी, ठीक है। एक बार समझ लो, बोर्ड पे समझ लो गौतम। ये येलो आया, और ये कैसा है, राउंड। ये कैसा, कैपिटल वाई येलो। स्मॉल आर रेसेसिव आ गया, तो कैसे बोलेंगे इसको हम, रिंकल्ड। ये रिंकल्ड वाला प्लांट आ गया, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, ये कैसा आएगा, रिंकल्ड। समझ में आ गया सेकंड लाइन। तीसरा स्टेप करते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये है ना। इनका फिनोटाइप लिखो, येलो राउंड, ये कैसे आएगा, वाई ग्रीन राउंड, ग्रीन, ये क्या है, राउंड। समझ में आ गया। थर्ड लाइन, चौथे करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे सारे रेसेसिव होंगे ना, होंगे। अब देखो क्या आएगा फिनोटाइप, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, है ना। ये क्या है, ग्रीन राउंड, ये कैसे आएगा, ग्रीन और रिंकल्ड। अब मुझे ये बताओ, अभी देखो ये तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, अगर हम ट्राई हाइब्रिड लेंगे तो कितना बड़ा चार्ट बन जाएगा ना, इसलिए हम डाई हाइब्रिड से ज्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है। मेंडल भी थोड़ा दिमाग लगाता था, स्टैटिस्टिक्स में था भाई, तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, मैं इस साइड का रब कर दूं, पहले तुम यहां तक का लिखोगे, मैं इसके बाद बताऊंगी फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो क्या बनाएगी इसके। फिनोटाइप काउंट करेंगे, जीनोटाइप भी बताएंगे। मैंने जहां जहां क्रॉस किया है वो सब एक जैसे हैं, देख लो है क्या नहीं। ये बना के बता देना एग्जाम में, ठीक है। वो मैंने आपको करने के लिए दिखाया, ठीक है। मैंने आपको पहले आपको काउंट करना है, ये मैंने दिखाया, लाइन जहां जहां मैंने खींची है वो सब एक जैसे हैं, और ये अलग है, ये अलग है, और ये एक जैसे हैं। जो तीन एक साथ नहीं आ रहे हैं वो तीनों एक जैसे होंगे। अरे रेशो लिखो, फिनोटाइप रेशो लिखो, ये बना लिया ना। अभी आप एक क्रॉस खुद ही करके जाएंगे यहाँ पे खुद से, ठीक है। उसके बाद ही आप घर जाएंगे, एक क्रॉस आप खुद से करेंगे, हैं, कर लोगे ना। फिनोटाइप रेशो क्या होगा, फिनोटाइप रेशो का मतलब होता है, पहले फिनोटाइप देखो कि कितने आपको येलो राउंड दिखाई दे रहे हैं, रेशो कितने आपको येलो रिंकल्ड दिख रहे हैं, कितने आपको ग्रीन राउंड दिखाई दे रहे हैं, और कितने आपको ग्रीन रिंकल्ड, है ना। यही होगा ना फिनोटाइप में, आपको यही दिखाई, फिनोटाइप का मतलब तो यही होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो कितने येलो राउंड दिखाई दे रहे हैं, 9 होंगे, ये काउंट कर लो, 9 है। कितने येलो रिंकल्ड, ये 3 होने चाहिए, 3 है।
राउंड होंगे, ये भी 3 होंगे, काउंट कर लो, काउंट कर लो। और कितने आपको लास्ट में एक ही एक है, 9 3 12 3 15 1 16, हाँ 16, इसमें 16 बनते हैं। क्या समझ में आया ये चीज मैंने क्या लिखा? सबको क्लियर? एक याद कर लिया तो फिर उसके बाद आगे कैसे नहीं होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबका फिनोटाइप की रेशो 9:3:3:1 ही आता है। बिना देखे हाँ लिख सकते हो, लेकिन अभी हाँ एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो बताओ, क्या बताओगे? यही बताओगे 9:3:3:1, पर जीनोटाइप क्या आएगा? जीनोटाइप बहुत डिफिकल्ट है निकालना इसका, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप तुमसे नहीं पूछा जाएगा। वैसे तुम निकाल सकते हो। जीनोटाइप का मतलब है बेटा आपको सारे लिखने पड़ेंगे। हाँ सेम आ रहा है, यानी कि दे आर हाइब्रिड। येलो रिंकल्ड और हाँ हाँ ये ना ग्रीन रिंकल्ड, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही तो, या समझा क्या समझाना चाह रही है? ऐसे लिया है, तो अगर मैंने ऐसे लिया तो इसका अगर ये टैलेंट है तो इसका रेशो इससे कर सिमिलर नहीं, डिफरेंट आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं, तब आपका रेशो कुछ और आ सकता है। ठीक है, ये जो रेशियो आया है ये प्योर प्लांट्स का रेशियो आया है। आप हेट्रोजाइगस प्लांट्स लेके चल रहे हो तो कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। जीनोटाइप आपसे नहीं पूछा जाएगा इसका, लेकिन फिर भी अगर जीनोटाइप निकालना चाहते हो तो आपको सबके जीनोटाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कितने ये वाले हैं, कितने ऐसे वाले भी हो सकते हैं, कितने स्मॉल आर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब सबका निकालना पड़ेगा, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आप सब पूरा लिखोगे और फिर आप चेक करोगे कि कौन कौन सी जीनोटाइप्स आ रही हैं आपकी। 1:2:2:4:2:1 बहुत लंबा आएगा इसका। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे फिनोटाइप पूछे जाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, तो आपको ये फिनोटाइप निकालना आना चाहिए। ये समझ में आया? मैं आपको एक ये पहले नोट करके खुद से बनाओ, ये वाला सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल, सुनो। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड कंडीशन में जीनोटाइप में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव का रेशियो क्या था? नो, मैंने होमोजाइगस ही पूछे हैं दोनों में, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। 1:1 होगा कि नहीं? सोचो, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप जो निकाला था F2 जनरेशन में, तो मैंने होमोजाइगस ही पूछा है दोनों का, तो रेशो आया क्या? 1:1। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में।